मेरी शादी एक अमीर घराने में हुई थी। शादी के दूसरे दिन ही मेरे ससुर ने मुझे और मेरे शोहर को हनीमून के लिए दुबई भेज दिया था। जबकि मेरे शोहर अभी हनीमून के लिए नहीं जाना चाहते थे, मगर मेरे ससुर ने हम दोनों को ज़बरदस्ती हनीमून के लिए भेज दिया था। मेरे साथ ससुर और मेरे दो देवर अलग घर में रहा करते थे और मुझे और मेरे शोहर को शादी पर उन्होंने एक अलग कर दिया था। मेरे ससुर का मानना था कि हर किसी को अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीने का हक है, इसलिए उन्होंने शादी के वक्त ही मेरे शोहर को अलहदा कर दिया था। मैं खुशी से हवा में उड़ रही थी, क्योंकि मैं तो कभी शहर से बाहर भी नहीं गई थी, ना ही हम इतने अमीर थे। वो तो किस्मत से मेरा रिश्ता इस घराने में हो गया था। मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मेरे शोहर को ज़्यादा खुशी नहीं थी, इन्हें कारोबार की फिक्र सताई जा रही थी, लेकिन अपने अब्बा के सामने वो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि सब कुछ मेरे ससुर का था। इसलिए वो मेरे साथ दुबई के लिए निकल गए। 15 दिन पलक झपकते गुजर गए। शादी के शुरू के दिन ऐसे ही तो होते हैं, एक दूसरे की संगत में वक्त का पता ही नहीं चलता। ना पता एक बात कुछ अजीब थी कि मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ कुछ उखड़ा सा लगता था। मैंने जब वो वजह पूछी तो यही कहते थे कि मेरे कारोबार का बहुत नुकसान हो, और ये बात मुझे समझ नहीं आती थी, क्योंकि वहाँ मेरे ससुर सब कुछ देखने के लिए मौजूद थे। मेरे शोहर को किस बात की फिक्र थी? अक्सर उनको फ़ोन आता था तो कमरे से बाहर निकल जाते थे, मेरे सामने बात भी ना करते। बस इसी तरह 15 दिन गुजरे और हमने वापसी का सफ़र शुरू किया। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था कि इतनी जल्दी ये खूबसूरत दिन खत्म हो जाए, लेकिन वापसी की टिकट भी पहले ही बुक हो चुकी थी। हम हवाई जहाज़ में बैठे तो मेरे शोहर ने थकन से आंखें बंद कर ली। न जाने वो किन ख्यालों में गुम रहते थे। मुझे तो लगता था कि उनका दिल और ध्यान दफ्तर में ही रहता। अभी भी उनके चेहरे पर बहुत अजीब से तासरात है। मैं खामोशी से कुछ देर बैठी थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की नज़रें मेरे वजूद पर जमी हो। मैं नई दुल्हन थी, हाथों में चूड़ियाँ, चेहरे पर सुर्खी जेवरात भी पहन रखे थे। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और फिर यहाँ वहाँ देखा। मेरी नज़र दूर बैठे एक आदमी पर पड़ी जिसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी। वो मुझे देख रहा था। मुझे बड़ी घबराहट हुई। मैंने अपने शोहर की जानब देखा जो अभी भी आंखें बंद किए बैठे थे। पहले मैंने सोचा कि अपने शोहर को उठाकर इस आदमी के बारे में बताऊं, लेकिन फिर मुझे लगा मेरे शोहर क्या सोचेंगे। अभी हमारी शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, इसलिए मुझे अपने शोहर के बारे में ज़्यादा इल्म भी नहीं था। मुझे डर था कहीं वो इससे झगड़ा करने न चले जाएं। मैंने खुद ही ये सोचकर नज़रें फेर ली। मैंने अपना ध्यान उसकी तरफ से हटाया और फिर खुद अपनी आंखें बंद कर ली। खुदा खुदा करके हवाई जहाज़ लैंड हुआ और मैं अपने शोहर का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट से निकल आई। घर पहुंचकर मैंने सुकून का सांस लिया। यह एक शरीफ घराने से तल्लुक़ रखती थी, और किसी गैर मर्द का खुद पर यूं नज़र जमाए रखना मुझे बहुत नागवार गुजरता था। अगली सुबह मेरी अम्मा का फ़ोन आया। वो कहने लगी कि वापस आ गई हो, माँ से मिलने भी आ जाओ, तुम ससुराल जाकर हमें भूल ही गई हो। मैं अपना सामान खोलने के लिए बैठी थी। अम्मा की नाराज़गी सुनकर मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया और अपने शोहर से कहा कि मुझे मेरी अम्मा के घर छोड़ आए। वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। मेरी बात सुनते ही फौरन उठ खड़े हुए और कहा, चलो तुम्हें छोड़ आता हूँ। मैं हैरान थी कि वो एकदम से कैसे मेरी बात मान गए हैं। खैर ये बात मेरे लिए खुशी थी। मैं झट-पट तैयार हुई और उनके साथ चल पड़ी, लेकिन जैसे ही गाड़ी से बाहर निकल तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मैंने एक नज़र अपने शोहर पर डाली, उनकी नज़र सड़क पर थी। मैंने खिड़की से दूसरी नज़र उस आदमी पर डाली जो मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया। वो मेरी तरफ देख रहा था। मेरी जान निकलने लगी थी। मैंने सोचा कि अपने शोहर को बताऊँ या फिर न बताऊँ। ऐसी कोई बात बताकर मैं इन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोश हो गई। मेरे शोहर ने मुझे अम्मा के घर छोड़ दिया और रात को लेने के लिए आने का कहा था। मेरे पास सारा दिन था। मैं अम्मा के गले लग गई और उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। शाम को छोटी बहन के साथ छत पर पहुंची तो एक दफ़ा फिर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो आदमी मेरी अम्मा के घर के बाहर मौजूद था और मैं ये बात अच्छी तरह जान गई थी कि वो मेरा पीछा कर रहा है। मेरे हाथ पाँव कांपने लगे। पता नहीं वो क्या चाहता था, क्यों मेरे पीछे पड़ा था। मैं तो उसे जानती तक नहीं थी। पहली दफ़ा मैंने उसे फ्लाइट ही में तो देखा था। मैंने छोटी बहन की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर नीचे चली गई। मेरी अम्मा कहने लगी, अमीरों के घरों में ब्याह कर चली गई हो तो तुम हमें मुंह तक नहीं लगा रही। फिर अब्बा कहने लगे, बच्ची थक गई होगी, इतने लंबे सफ़र से आई है। सारा दिन ऐसे ही गुजर गया। रात को मेरा शोहर मुझे लेने आया तो मैं अपने घर वापस लौट आई। घर में दाखिल होते वक्त मैंने पलट कर देखा तो वो आदमी तब भी मेरे पीछे ही था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, ये बात किसको बताऊं। शोहर को बताने की हिम्मत नहीं थी। मैंने सोचा कि कुछ दिन ऐसे ही गुजार देती हूँ, क्या पता ये खुद ही चला जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगले ही दिन मेरी सास का फ़ोन आया। वो मुझे अपने पास बुलाने लगी। मैं ड्राइवर के साथ घर से निकली तो वो आदमी तब भी मेरे पीछे ही था। सास के घर जाकर भी मुझे सुकून नहीं आया।
मेरे ससुर ने मेरी बेचैनी महसूस की तो पूछने लगे कोई बात है क्या, लेकिन मैंने इनकार में सर हिलाया। फिर यहाँ वहाँ की बातें होने लगी। ससुर पूछने लगे दुबई से क्या क्या सामान लाई थी, तुमने सामान खोल दिया है। मैंने बताया कि मैं सामान खोल नहीं सकी, अपनी अम्मी के घर चली गई थी और यहाँ आ गई हूँ। उन्होंने सारा लाया और कहने लगे कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे कह सकती हो। उनकी बात सुनकर मैं कुछ घबरा गई थी, ऐसे लगा जैसे वो मेरा चेहरा पाट रही हैं। मैंने अच्छा कहा और नज़र चुरा ली और फिर ऐसे ही कुछ वक्त गुजार कर अपने घर चली आई। रात को बेचैनी से मुझे नींद में नहीं आई थी। मैं करवटें बदलती रही और फिर आधी रात को मैं खिड़की से बाहर देखा तो वो आदमी तब भी बाहर खड़ा था। अब तो मेरी जान ही निकल गई, न जाने वो क्यों दिन रात मेरा पीछा कर रहा था। मैं सोच रही थी कि इस मसले का हल क्या निकालूं। इतने में मेरा शोर उठकर मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी हो। मैंने सोचा कि अपने शोर को सारी हकीकत बता दूं। मुझे डर भी लग रहा था और फिर मैंने अपने शोर को फ्लाइट से लेकर अब तक की सारी बात बता दी। तब वो एकदम गुस्सा हो गया और कहने लगा मुझे तो यकीन है कि तुमने उससे कुछ ऐसा किया होगा कि वो आदमी तुम्हारे पीछे यहाँ तक चला आया है और दिन रात घर के दरवाजे पर खड़ा है। शोहर की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। बजाय उसके वो मेरी मुश्किल समझता, मेरी मदद करता, मुझे कसूरवार ठहरा रहा था। मैंने इनकार में सारे लाए और अपने शोहर से कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा शोहर तंजिया हंसा और कहने लगा मैंने तो अब्बा को पहले ही कहा था कि इतने गरीब घर की लड़की लाने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा पैसा क्या देखेगी, पागल होने लगेगी। और देखो मेरी बात सच साबित हो गई। तुम्हें पैसे वाला शोहर मिला तो तुमने पुराने आशिक को भी साथ लगा लिया। तुम हो ही बदजात, तो पहले ही तुम्हें जान गया था। अपने शोहर के ख्यालात जानकर मैं दंग रह गई। मुझे यकीन ना आया कि वो मेरे बारे में भी ऐसे सोच सकते हैं। क्या इसीलिए वो मुझसे खींचे खींचे से थे? क्या ये शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी? सुबह वो दफ्तर के निकल गए, मैं सारा दिन पानी के बगैर मछली की तरह तड़पती रही। शाम को वापस आए तो तब भी कोई बात नहीं, कोई खुद ही मेरा सामान खोलकर न जाने क्या क्या कुछ तलाश करने लगे। मैंने जानना चाहा तो मुझे बाहर धकेल दिया, कहने लगे दूर हट जाओ। मेरा सारा सामान उन्होंने बिखेर कर रख दिया। वैसे भी ये मुख्तसर सामान था, उस दिन मुझे उसमें से किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी थी। मैंने बस अम्मा के घर जाते हुए अपनी बहन का तोहफा निकाला था जो मैं दुबई से उसके लिए लाई थी, बाकी किसी चीज को छेड़ा भी नहीं था। सारा सामान फैलाने के बाद मेरे शौहर गुस्से से बाहर निकल गया। ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें मेरे किरदार पर शक हो गया हो। वो कोई ऐसी चीज तलाश करना चाहते थे जिसके जरिए वो मुझे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल सके, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। मैंने किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं था। फिर काफी देर बाद मेरे शौहर वापस आए, उनका मिजाज तब भी ठीक नहीं था। मैं अपने कमरे की खिड़की से इन्हें देख रही थी। मैंने इन्हें गाड़ी से उतरकर घर में दाखिल होते देखा था। जिस अंदाज में इलियास ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया था, ऐसे लग रहा था जैसे वो हर चीज को तहस नहस कर देंगे। शायद मैंने अनजाने में कुछ ऐसा कर दिया था जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। कुछ देर मैंने कमरे में इंतजार किया, लेकिन मेरे शोहर ऊपर न आए। वो नीचे लाउंज में ही बैठ गए थे। मैं परेशानी के आलम में खिड़की पर पहुंची तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वही शख्स घर में दाखिल हो रहा था। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसका हमारे घर में आने का मकसद क्या था? यकीनन वो यहाँ कोई नई मुसीबत खड़ी करने के लिए आया था। यही सोचकर मैं जल्दी से अपने कमरे से निकली और तेजी से लॉन्ज में पहुंची, लेकिन जब तक वो मेरे शोहर से कोई बात कर चुका था और मेरा शोहर गुस्से से उसे देख रहा था। जैसे ही मेरे शोहर की नज़र पड़ी, उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचा और इस आदमी की तरफ धकेल कर कहने लगा, जाओ ले जाओ इस बद किरदार को, इसी के लिए तुम यहाँ तक आए हो ना? ये मेरे किसी काम के नहीं है। मुझे ऐसी बद किरदार बीवी नहीं चाहिए। अपने शोहर के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैंने कहा, इलियास खुदा के वास्ते ऐसी बात ना करे, मैं इस शख्स को जानती भी नहीं हूँ। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इलियास को मुझ पर रहम नहीं आया। वो कहने लगा, तुम्हारा इसके साथ कोई ताल्लुक जरूर है, जब ही तो ये तुम्हारा नाम लेकर यहाँ तक आ गया, वरना किसी गैर में इतनी हिम्मत नहीं होती। वो किसी लड़की के लिए इसके शोहर के सामने आवाज़ उठाए, जाओ दफा हो जाओ इसके साथ। इलियास ने मुझे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया था। आधी रात को मुझे धक्के देकर निकाल दिया तो उस आदमी ने मुझे अपनी गाड़ी में धकेला और गाड़ी चला दी। मैंने गुस्से से उससे कहा कि दरवाज़ा खोलो और मुझे जाने दो। वो तो जैसे बहरा हो गया था। मैं अब तक नहीं समझ पाई थी कि वो कौन है, मुझे से क्या चाहता है।
मेरे शौहर ने क्यों मुझ पर एतवार न किया और इस आदमी की हर बात पर एतवार क्यों कर लिया। इस आदमी ने तो पता नहीं मेरे शौहर से ऐसा क्या कहा था कि मेरे शौहर ने आधी रात को ही मुझे घर से निकाल दिया। फिर उसने मुझे आधी रात के अंधेरे में एक पागल खाने के सामने उतारा। मुझे समझ नहीं आया था कि मुझे यहाँ क्यों लाया है। वो मुझे खींचता हुआ अंदर ले गया और वहाँ एक कमरा बना हुआ था जिसमें सुर्ख रंग की लाइट चल रही थी और सुर्ख कमरे में ले जाकर उसने मेरे हाथ पांव बांध दिए और फिर उस वक्त मेरी जान निकल गई जब उसने एक करंट वाली मशीन मेरे जिस्म के साथ जोड़ी और एक हल्का सा झटका मुझे दिया। मेरा सारा वजूद लर्ज उठा। एक हल्के से झटके ने मेरी जान निकाल दी थी और वो कहने लगा, अगर तुमने मेरी हर बात का जवाब ना दिया तो मैं तुम्हारे साथ इससे भी ज्यादा बुरा करूंगा। और फिर उसने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने उससे कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो कहने लगा, तुम बहुत ही ढीठ हो, लेकिन याद रखना हम तुमसे सच उगलवा कर रहेंगे। मैंने परेशानी से उससे कहा कि मैं नहीं जानती कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो कहने लगा, दुबई एयरपोर्ट पर तुम्हारे बैग में गलती से मेरा सामान आ गया था, मुझे वही चाहिए। मैंने उससे बताया कि मैंने अपना सामान खोला ही नहीं था, बल्कि मेरा सामान तो मेरे शौहर ने गुस्से से बखेर दिया था, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि उसमें तुम्हारा कोई सामान था या नहीं। ये सुनकर वो गुस्से से कहने लगा, तुम्हारे शौहर को भी मेरा सामान नहीं मिला, यकीनन तुमने ही उसे कहीं आगे पीछे किया। जैसे तुम नजर आती हो वैसे हरकत नहीं हो। उस आदमी की बात पर मैं हैरान रह गई। उसे कैसे मालूम था कि मेरे शौहर को मेरे सामान में क्या मिला और क्या नहीं। और जब यही सवाल मैंने उससे किया तो जो जवाब उसने मुझे दिया वो सुनकर तो मेरे ओसान ही खता हो गए। वो कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले तुम्हारे शौहर से अपना सामान मांगा था, लेकिन उसे वो सामान नहीं मिला। उसकी हर बात मेरी समझ से बाहर थी। पहले उस आदमी का मेरा पीछा करना, मुझ पर नजर रखना और अब ये कहना कि मेरे शौहर से उसकी बात हो चुकी है। मैंने कहा, तुम मुझे ठीक तरह से बताओ, तुम कौन हो और क्या चाहते हो, किस सामान की बात कर रहे हो, मेरे सामान में तुम्हारी कोई चीज कैसे आई। फिर उसने मुझे बताया कि वो कौन है, वो अपने सामान की बात कर रहा है। सच इतना भयानक था जिसे सुनकर यकीन करना बहुत मुश्किल था। मैं कुछ लम्हे सकते के हाल में उसे देखती रही। उस आदमी ने बताया कि वो मेरे शौहर का कजन है और वो मेरा शौहर मिलकर दुबई से यहाँ हीरो की स्मगल करते हैं। जब मेरा शौहर मुझे हनीमून के लिए लेकर गया था तो वहाँ उसने कोई कीमती हीरे भी स्मगलिंग की खातिर लिए थे और उसे मेरे सामान में छुपा दिया था, ताकि अगर पकड़ी भी जाऊँ तो मैं पकड़ी जाऊँ और वो दोनों बच जाए। वही हीरो की तलाश कर रहे थे। वो करोड़ों की मालियत के हीरे हैं और उनका मिलना बहुत जरूरी है। मेरा शौहर खोलकर सामने नहीं आना चाहता था, क्योंकि वो हमेशा इसी तरह शादी करके बीवी को बाहर ले जाया करता था, इसीलिए वो अपने आप को जाहिर नहीं कर सकता था। मैं अपने शौहर की पहली बीवी नहीं थी, बल्कि वो 3 शादियां पहले भी कर चुका था और एक दफा स्मगलिंग करवाने के बाद वो इन्हें तलाक भी दे चुका था। इसीलिए अब भी उसने अपने कजन का सहारा लिया। मेरे ससुर ने जानबूझकर मुझे अपनी बहू बनाया था, क्योंकि मैं गरीब घराने से तो अलग रखती थी। अगर पकड़ी भी जाती तो कोई मुझे बचाने ना आता। दरअसल मेरे ससुर का यही कारोबार था। बेटा और बाप मिलकर स्मगलिंग का काम करते थे। मुझे शादी के नाम पर मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा था। अब मुझे समझ आई थी कि शादी के अगले दिन ही मेरे ससुर ने मोहब्बत से मेरे हाथ में हनीमून के टिकट क्यों पकड़वाए थे। वो तो मेरे जरिए हीरे स्मगलिंग करना चाहते थे, लेकिन हैरत की बात है कि मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने तो किसी सामान को हाथ नहीं लगाया था, इसलिए वो जहाँ कहीं भी रखा गया था वहीं से मिलना चाहिए था। लेकिन वो आदमी कह रहा था कि अब वो हीरे मेरे सामान में मौजूद नहीं है। वो कहने लगा कि तुम्हारे सामान में एक छोटा सा सुर्ख रंग का डब्बा था, उसके अंदर तुम्हारे शौहर ने वो हीरा छुपाया था, लेकिन अब वो डब्बिया तुम्हारे सामान में नहीं है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वो सुर्ख रंग का डब्बा तो मैंने अपनी बहन की खातिर खरीदा था। उसके अंदर एक घड़ी थी। मुझे क्या मालूम था कि मेरे शौहर ने इस घड़ी के डब्बे के मखमल के नीचे हीरा छुपाया हुआ है। जब लियाज को तलाश करने पर भी हीरा ना मिला तो उसने अपने कजन से कहा कि वो मुझे यहाँ ले आए और मुझसे सच उगलवाए। मेरे घर वाले मेरे बारे में कुछ पता भी करते तो मैं ही बद किरदार साबित होती। अब मैं सारा सच जान गई थी, लेकिन मैं अगर ये बात इस आदमी को बता देती मुझे यकीन था कि वो मुझे वहीं मार डालता। मैंने लाइल्मी का इजहार किया और यही कहा कि मुझे नहीं मालूम कि हीरा कहाँ है। और फिर मैंने बड़ी चालाकी से ये कहकर उस आदमी के दिल में शक डाल दिया कि कहीं मेरे शौहर ने तुम्हें धोखा तो नहीं दिया, क्योंकि मेरा सामान मेरे शौहर ने खोला था। हो सकता है उसे हीरा मिल गया और वो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा न देना चाहता हो। मेरी बात सुनकर वो आदमी वाकई शक में पड़ गया, क्योंकि उससे यही लग रहा था कि मैं उससे नहीं जानती। एक हद तक ये बात सच्ची थी। मैंने उसका शक बढ़ाने के लिए ये सब कुछ कह दिया कि मेरे शौहर और ससुर फोन पर बात कर रहे थे और दोनों किसी हीरे को फरोख्त करने का जिक्र भी कर रहे थे। ये सुनकर उस आदमी ने गौर कर मुझे देखा और कहने लगा, तुम सच कह रही हो। मैंने हाँ में सर हिलाया।
तो वो गुस्से से लाल हो गया। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिया और कहा कि मुझे जाने दो, मेरा तो कोई कसूर नहीं, अब तो तुम्हारा कज़न भी मुझे नहीं अपनाएगा, वो मुझे तलाक दे देगा, हम गरीब लोग हैं, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। उसने सारे इनकार में हिलाया और कहने लगा, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, तुम्हारा शोर मुझसे धोखा करेगा, इस बात का अंदाजा मुझे पहले ही था। मैंने उस आदमी से कहा कि अगर तुम मुझे जाने दोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि मेरे अब्बा पुलिस में रिपोर्ट करवा देंगे, पुलिस तुम लोगों के पीछे लगेगी और फिर बहुत से मसाइल पैदा होंगे। लेकिन अगर मैं वापस गई तो मेरे घर वाले भी खामोश रहेंगे और ये बात बाहर नहीं जाएगी। तुम अपने तौर पर हीरे की तलाश कर रहे ना, वैसे तो अब तक मेरा शोहर वो हीरा फरोख्त कर चुका होगा। ये कहकर मैंने खामोशी इख्तियार की सोच में पड़ गया। फिर कुछ सोचते हुए उसने मुझे आज़ाद कर दिया। उसने मुझे धमकी दी कि ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी और मैंने भी वायदा कर लिया। मैं वापस अपने मेके पहुंच गई थी और मेरे माँ बाप मुझे देखकर हैरान रह गए थे। मैंने भी सोच समझकर अपने माँ बाप को सारी बात बता दी, लेकिन ये बात नहीं बताई कि वो हीरा मैंने गलती से छोटी बहन को दिया। मेरे माँ बाप कहने लगे, इतने खराब लोगों से रिश्ता तोड़ना ही बेहतर है। मेरे अब्बा ने खुद ही मेरे शोहर से बात करके मेरी तलाक करवा दी थी। मेरा शोहर ये सुनकर हक्का बक्का रह गया था कि उसके कज़न ने मुझे छोड़ दिया। इस बात को 4 ही दिन गुजरे थे और फिर मुझे पता चला किसी ने मेरे शोहर को गोली मारकर हलाक कर दिया और मेरे ससुर को इस सदमे से हार्ट अटैक हो गया। मैं जानती थी ये काम जिसने किया होगा, लेकिन मेरा खामोश रहना ही बेहतर था। और फिर जब पुलिस ने तफ्तीश की और पता चल गया कि मेरे शोहर के कज़न ने उसे मारा था, अब वो भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया था। सारे मुजरिम खुद अपने अंजाम को पहुंच गए थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो लोग इस तरह एक दूसरे को मार देंगे। मैंने अपनी बहन से पूछा कि वो घड़ी कहाँ है जो मैंने तुम्हें तोहफे में दी थी। तब वो अलमारी से डब्बा निकाल कर ले आई। कहने लगी, बाजी मेरे दोस्त की शादी आने वाली है, ये घड़ी मैं वहाँ पहन कर जाऊंगी। मैंने जल्दी से इस घड़ी का मखमल हटाया तो मेरी आंखें चमक उठी। वहाँ हीरे चमक रहे थे। मैं चुपके से इन्हें अपनी मुट्ठी में ले लिया। इस हीरे का असल हकदार कौन था मैं नहीं जानती थी, लेकिन अब यह हीरा मेरे पास था। फिलहाल तो मुझे खामोश रहना था। इन हीरों को बेचकर हमारी किस्मत बदल सकती है, लेकिन मैंने सुन रखा था कि इस तरह के हीरे खुलेआम फरोख्त भी नहीं होते। आप लोग मुझे बताएं कि मैंने ठीक किया है या गलत। कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा। नाजरीन, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।